सो हेलो, नमस्कार, जय जोहार। कैसे हैं आप सभी। हमारे अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने सी टेट सितंबर 2026 से रिलेटेड साइंस पोर्शन की केमिस्ट्री से संबंधित कुछ पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वो सॉल्व करना स्टार्ट किए थे। तो वही कड़ी या वही सीरीज हमको आज भी आगे कंटिन्यू करनी है। तो आज भी हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आने वाले एग्जाम में या फिर किसी भी प्रकार के एग्जाम में आपके लिए जरूर ही काम आने वाले हैं ना। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम इससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का उदाहरण है, यानी कि कंपाउंड का उदाहरण है। ए वायु, बी पीतल, सी जल और डी ग्रेफाइट, है ना। चलिए पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का उदाहरण है। यहाँ पे क्या शब्द दिया हुआ है, यौगिक। यौगिक क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना, या फिर तत्व आपस में मिलकर के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसे यौगिक बोला जाएगा। और ये जो यौगिक होंगे क्या होंगे, इसमें मतलब तत्वों की जो मात्रा होगी वो निश्चित अनुपात में होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो आंसर इसमें हमारा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल। ठीक है, तो यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में होते हैं ना। निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे यहाँ पे आंसर लिया हुआ है जल को, ठीक है, तो जैसे H2 प्लस O इक्वल टू H2O, मतलब ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु, ये दोनों आपस में मिलकर के जल का निर्माण कर रहे हैं। तो इन दोनों का निश्चित अनुपात है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। ठीक है, उनका निश्चित अनुपात होता है। और मिश्रण होते हैं। मिश्रण क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व या फिर पदार्थ आपस में मिलकर के बनाते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, तत्वों का निश्चित अनुपात नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए उसका एग्जाम्पल हो जाएगा वायु, है ना। वायु में क्या होता है, जैसे विभिन्न प्रकार की गैसें होती है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया या फिर CO2 हो गया, सबका अलग अलग अनुपात होता है, अलग अलग मात्रा में उपस्थित रहते हैं, इसलिए उसका एग्जाम्पल हो जाएगा वायु। मतलब मिश्रण में कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता है। और अब होता है तत्व। तत्व क्या होता है, वो सेम प्रकार के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, वो शुद्ध रूप में होते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कथन और कारण से संबंधित, जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कथन ये बोल रहा है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कारण क्या दिया हुआ है इसका, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, तो कथन पहले उस पर विचार करते हैं। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये बिल्कुल सही है। देखिए, नाभिक होता है ना, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस रहता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है उसके बाहरी सर्कल पे, है ना, वो घूमते रहता है ऐसे सर्कुलर फॉर्म में। ठीक, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, फिर न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं होता, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही बोल रहा है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण। अब कारण क्या दिया हुआ है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा एक दूसरे के बराबर होती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, है ना। जैसे कि सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, लेकिन इसका इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, न्यूट्रॉनों, अच्छा, न्यूट्रॉन की संख्या इसमें होती है 12, है ना। तो जरूरी नहीं है कि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर हो। तो यहाँ पे पहला हमारा सही हो जाएगा, दूसरा तो गलत है। वहां पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, है ना। ए सही है लेकिन आर गलत है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, कथन क्या बोल रहा है, पानी में थोड़ी चीनी मिलाने पर बनने वाला शरबत समांगी एक समांगी मिक्सचर है। कारण क्या दिया हुआ है, समांगी मिश्रण के घटकों की बनावट पूरे मिश्रण में एक समान होती है। अब देखिए,
यहाँ पे समांगी मिश्रण की बात की गई है। मिश्रण क्या होता है कि दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ या तत्व आपस में मिलकर के मिश्रण का निर्माण करते हैं। उनकी अनुपात निश्चित नहीं होती है, मतलब उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगी या होमोजीनस, दूसरा क्या होगा हेटेरोजीनस या विषमांगी। ठीक है, समांगी और विषमांगी या फिर होमोजीनस और हेटेरोजीनस। तो समांगी में क्या होता है कि इसका एक अच्छा एग्जांपल है चीनी और पानी का घोल या नमक और पानी का घोल। इसमें क्या होता है, आप लोग खुद ये एक्सपेरिमेंट तो पहले ही कर चुके होंगे कि नमक या पानी का घोल जब आप बनाते हो तो पूरी तरीके से उसमें वो क्या हो जाती है, घुल जाती है, उसके कण आपको देखने को नहीं मिलते, बराबर हो जाता है। तो वो समांगी मिश्रण का उदाहरण है। और विषमांगी में क्या होता है, जो भी आप विलेय डालोगे उसमें, है ना, घोलने के लिए कुछ भी डालोगे तो वो पूरी तरीके से उसमें घुल नहीं पाती, उसके कुछ कण या फिर कुछ स्ट्रेसेस आपको देखने को मिलेंगे, या हो सकता है कि खुली आंखों से वो ना देखने को मिले, लेकिन उसके कण क्या होते हैं, मतलब बारीक होते हैं या छोटे होते हैं या फिर थोड़े से बड़े ही हो, लेकिन वो पूरी तरीके से जल में नहीं घुल पाते, उसको हेटेरोजीनस बोला जाता है, हेटेरोजीनस मिश्रण। ठीक है, तो कारण तो बिल्कुल सही है कि पानी में थोड़ी चीनी मिलाने पर बनने वाला शरबत एक समांगी मिश्रण है, बिल्कुल है, क्योंकि पूरी तरीके से उसमें घुल जाता है। अब रीजन इसका दिया हुआ है, समांगी मिश्रण के घटकों की बनावट पूरे मिश्रण में एक समान होती है, मतलब पूरी तरीके से बराबर मात्रा में वो घुल जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। तो हमारा कथन और कारण दोनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन में पहला में ही दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो आंसर नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी असर्शन रीजन से रिलेटेड है। जंग लगना यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक रासायनिक परिवर्तन है। कारण क्या है, रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं और एक नया पदार्थ बनता है ना। परिवर्तन जैसे दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, ये एक प्रकार की अनुक्रमणीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है ना, मतलब कि रिवर्सिबल रिएक्शन। एक बार जो गया उसके बाद दोबारा उस स्थिति में वापस आ सकता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन का बर्फ होता है ना। बर्फ क्या करोगे, आप पिघलाओगे तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा से अगर आप बर्फ को जमाओगे तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो भौतिक परिवर्तन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, सामान्य सामान्य रूप से, है ना। तो भौतिक परिवर्तन में भी वही होता है कि आप एक बार उसको कोई शेप दे देते हो या फिर एक किसी रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्ट करके कुछ पदार्थ बन जाता है, तो उसको दोबारा उसकी पुरानी स्थिति में वापस लाया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, ये एक प्रकार की अनुक्रमणीय अभिक्रिया होती है ना, एक डायरेक्शन में होती है। इसमें अगर एक बार कोई नया पदार्थ बन जाता है तो उसको उसके दोबारा उसकी पुरानी स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता। अब देखिए कथन में क्या है, जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि देखिए एक बार लोहे में जंग लग जाता है तो उसको दोबारा उसकी पुरानी स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता। तो कथन तो बिल्कुल सही है। अब कारण देखिए, रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं, एक नया पदार्थ बनता है, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि एक बार अगर कोई पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी दोबारा उसकी पुरानी स्थिति में वापस नहीं आ सकता है ना, नया पदार्थ बन जाता है, उसका गुण बदल जाता है। तो कारण भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे, जैसे ऑप्शन नंबर ए में ही विकल्प में दिख रहा है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब ये रहा अगला क्वेश्चन। कथन ए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसलिए इसके समस्थानिक C14 में भी 6 प्रोटॉन होंगे। अब कारण देखिए, किसी तत्व के सभी समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है। अब देखिए यहाँ पे आया समस्थानिक, समस्थानिक वर्ड, ठीक, समस्थानिक जिसको आइसोटोप बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी तत्व का मतलब कोई भी तत्व सेम रहता है, यानी कि जैसे यहाँ पे कार्बन का एग्जांपल दिया हुआ है ना, तो परमाणु क्रमांक उनका समान रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, बस उनका परमाणु भार या फिर उनका जो द्रव्यमान है वो बस अलग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन के यहाँ पे
तीन आइसोटोप होते हैं, C12, C13, C14। अब देखिए यहाँ पे C12 है, C13 है, C14। अब देखिए इनके समस्थानिक के आइसोटोप है, ये तो सेम रहेंगे, इनका एटॉमिक नंबर मतलब सेम रहेगा, लेकिन इनका भार जो है बस परमाणु द्रव्यमान वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसलिए इसके समस्थानिक C14 में भी 6 प्रोटॉन होंगे। सही बोल रहा है, एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका प्रोटॉन का संख्या भी उतना ही होगा, है ना। तो ये C14 के लिए, और वो C14 हो, C12 हो या C13 हो, सारे में सेम यानी कि 6 प्रोटॉन ही होंगे। अब इसका रीजन है किसी तत्व के सभी समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान रहता है। सही, बिल्कुल सही है रीजन कि उसका एटॉमिक नंबर ही सेम रहेगा तो उसके प्रोटॉनों की संख्या भी सेम रहेगी। तो कथन और कारण हमारा दोनों बिल्कुल सही है। आंसर कहाँ पे, यहाँ पे दोनों सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, तत्वों की संयोजकता यानी कि वैलेंसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कथन एक क्या बोला है, किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, अब देखिए संयोजकता क्या होता है, किसी भी तत्व, कोई भी तत्व हो जाता है तो उसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजकता होती है, ऐसे बोलते हैं ना। और कथन दो बोल रहा है, अक्रिय गैसों यानी कि नोबल गैसेस की संयोजकता शून्य होती है क्योंकि उनका बाहरी कोश पूरी तरह से भरा हुआ होता है। ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए अक्रिय गैस है ना, नोबल गैस, पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पता होगा, उसमें 18 ग्रुप्स होते हैं, तो जो आखिरी का जो 18वां ग्रुप होता है उसमें किसी भी तत्व के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं, वो फुल्ली सेटिस्फाइड होते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता शून्य होती है। अब वो फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे है ना, तो उनको किसी और से ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ेगी, वो न्यूट्रल रहते हैं, इसीलिए उनको अक्रिय गैस या नोबल गैस कहा जाता है और इसलिए उनकी संयोजकता भी शून्य होती है। अब कथन एक पे देखिए ना, किसी भी तत्व की संयोजकता, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 2 होगा 6 होगा। इसको इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम मतलब अष्टक नियम के अनुसार होता है ना, सॉरी, इलेक्ट्रॉन इस नियम के अनुसार भरे जाते हैं, 2 8 8 18 32 ऐसे, जिससे मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसके अनुसार ऐसे भरते जाएंगे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 6 में विभक्त होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे भरेंगे, पहले में कितना है 2, तो पहले हम कितना भरेंगे 2, उसके बाद दूसरे में कितना है 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। अरे ठीक है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो यही ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6। तो उसके आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है, पहला तो बिल्कुल सही बोला कथन। और कारण क्या है, सॉरी, कथन दूसरा क्या बोल रहा है, अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य होती है क्योंकि उनका बाहरी कोश पूरी तरह से भरा हुआ होता है। जैसे मैंने बताया कि वो पूरी तरीके से फुल्ली सेटिस्फाइड होते हैं, उनमें मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उनकी संयोजकता 0 होती है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखिए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, कोलाइडल विलयन है ना के संदर्भ में निम्न बयानों को ध्यान से पढ़ें। कोलाइडल के कोलाइड के कण इतने बड़े होते हैं कि वे प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूध और कोहरा कोलाइडल मिश्रण के सामान्य उदाहरण है। तीसरा क्या बोल रहा है, छानने की सामान्य विधि
द्वारा कोलाइड के कणों को आसानी से अलग किया जा सकता है। तो पहला लाइन देखिए, कोलाइड के कण इतने बड़े होते हैं कि वह प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, है ना। जैसे कि एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। कोलाइड कण की साइज होती है ना 1 nm, यानी कि 1 नैनोमीटर से 1000 nm तक होती है ना। मतलब बहुत छोटी से बहुत ज्यादा बड़ी तक ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्हें आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हो। तो कोलाइड के कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश का जो फैलाव होता है उसी को हम टिंडल प्रभाव बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो नॉर्मली अगर इसमें हम एग्जांपल देखें, जैसे यहीं पे एग्जांपल दिया हुआ है, दूध या फिर कोहरा, है ना, या फिर चौक का पानी। अगर आप किसी ग्लास में चौक का पानी डालोगे, ठीक है, उसको घोलोगे, उसके बाद उस पर से लाइट गुजारोगे, तो क्या होगा कि प्रकाश का किरण वो मतलब फैल जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो चौक होता है पूरी तरीके से पानी में नहीं घुल पाता है ना, समान मात्रा में नहीं घुल पाता, उसके कण दिखने लगते हैं, तो इसके वजह से वो प्रकाश को फैलाने में उसकी हेल्प करते हैं। तो इसी इसी के कारण टिल्डर प्रभाव देखने को आपको मिलता है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, यानी कि प्रकाश का जो फैलाव होता है उसे ही टिल्डर प्रभाव कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखिए, दूध और कोहरा कोलाइडल मिश्रण के सामान्य उदाहरण है, ये भी बिल्कुल सही है। हालांकि दूध नॉर्मली हम खुली आंखों से उसके कण नहीं देख सकते, इसलिए पता ऐसा लगता है कि वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, लेकिन ये विषमांगी होता है ना। इसमें से भी अगर आप लाइट गुजारोगे तो प्रकाश का वो हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा, पूरी तरीके से प्रकाश फैलेगा, है ना। तो इसलिए दूध और कोहरा भी कोलाइडल मिश्रण के उदाहरण है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, छानने की सामान्य विधि द्वारा कोलाइड के कणों को आसानी से अलग किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। नॉर्मली अगर हम उसको छानेंगे ना तो कोलाइड के कण आसानी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि अगर हम उसको फिल्टर पेपर से छानेंगे तो वो इजीली क्रॉस करके नीचे जा सकते हैं, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए हम अपकेंद्रीकरण का इस्तेमाल करते हैं, अपकेंद्रीकरण का यूज करते हैं। एक मशीन होती है ना, इसमें मिक्सचर को आप डालोगे, उसके बाद एक फोर्स के साथ वो घूमती है ना। जब घूमेगी तो क्या होगा, जो भारी कण होंगे वो नीचे बैठते हैं और जो थोड़े से हल्के कण रहते हैं वो ऊपर की ओर, मतलब इस प्रकार से उनको अलग हम कर सकते हैं। तो इसमें हमारे दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहे हैं, पहला और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा अगला क्वेश्चन। एक छात्र को विज्ञान प्रयोगशाला में 3 बीकर एक्स वाई जेड दिए गए। बीकर एक्स में पानी और नमक का घोल है, वाई में पानी और दूध का मिश्रण है और जेड में पानी और चौक का पाउडर है। छात्र ने तीनों बीकरों के पीछे से टॉर्च की रोशनी गुजारी, उसे किस बीकर में प्रकाश का मार्ग साफ दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पे टिंडल प्रभाव के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो बीकर, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं ना। बीकर एक्स, बीकर वाई, बीकर जेड, 3 बीकर लिए गए हैं, है ना। और बीकर एक्स में क्या है, पानी और नमक का घोल। एक मिनट, यहाँ पे एक, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा हमारा सिस्टम हैंग कर रहा है ना, लैग कर रहा है, इसलिए दिक्कतें आ रही है। बीकर एक्स में क्या बोल रहा है, बीकर एक्स में पानी और नमक का घोल, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये तो एक प्रकार का समांगी मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि पानी और नमक दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। वाई में क्या बोल रहा है, वाई में बोल रहा है कि दूध और पानी का मिश्रण। तो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था
कि दूध क्या होता है। दूध और पानी को जब आप मिक्स करके उससे लाइट गुजारोगे तो इजीली आपको प्रकाश का प्रकीर्णन उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हालांकि मतलब भले ही दूध के कण भले छोटे होते हैं लेकिन उनमें भी प्रकाश का प्रकीर्णन हमको देखने को मिलता है। अब तीसरे में बीकर जेड में क्या बोल रहा है, बीकर जेड में ये बोला है कि चौक का पाउडर और पानी इसको आप घोलोगे तो इसमें भी आपको उसके कण देखने को इजीली मिल जाएंगे, है ना। तो टॉर्च की रोशनी अगर इसमें से गुजारेंगे, है ना, पहले वाले में तो टॉर्च की रोशनी खुली मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन उसमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वाई और जेड इन दोनों में आपको प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर टिंडल प्रभाव देखने को मिलेगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, केवल बीकर वाई और जेड में, ठीक है। वाई और जेड में आपको टिंडल प्रभाव देखने को मिलेगा। कण थोड़े से बड़े होंगे, जब आप लाइट उसमें से गुजारोगे तो प्रकाश पूरी तरीके से फैल जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा इतना तक का क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे, है ना। और किसी प्रकार की अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार के कंटेंट पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए, और थैंक यू हमसे इतनी देर तक जुड़े, मतलब हमसे जुड़े रहने के लिए, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।